नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो भूगोल के रीट के 2015 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि रीट में जो आपके प्रश्न आते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जो पिछली एग्ज़ाम के प्रश्नों के बारे में यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हमें थोड़ी सी क्या होती है, मुश्किलें होती हैं। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है भाई पिछली एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न रहा, किस तरह से प्रश्न पूछा, तो उन प्रश्नों पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। 2015 में जो पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपके देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है, कि पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, 32.0%, 30.3%, 29.0% और 28.4%। मित्रों, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहाँ आपके महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। देखिएगा, यहाँ आपके महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। इधर महाद्वीप है अफ्रीका और अफ्रीका के ऊपरी भाग में आपके महाद्वीप स्थित है यूरोप और यूरोप के साथ आपके महाद्वीप है एशिया। ओके, कि इधर यूरोप है और इधर कौन सा है? एशिया है। यहाँ पर आपके अफ्रीका है, इधर आपके महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इधर जो आपके महाद्वीप हैं उनमें है आपके अंटार्कटिका, जो कि सदैव किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। बाकी जो ये पृथ्वी का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा जलीय क्षेत्र है, जहां पर आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, मतलब कि इस तरह से आपके महासागरीय क्षेत्र हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर स्थलीय भाग कम और जलीय भाग की क्या है? अधिकता। वह प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो यही पूछना चाहता है कि स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र से तात्पर्य स्थलीय भाग। कौन सा भाग है? स्थलीय भाग। और मुझे पता है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही बताओगे और इसका जो सही आंसर है वह आपके 29% है। मतलब कि विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर है कि पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र है तो 29% भाग तो स्थलीय भाग है जिसे स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। बाकी 71% जो भाग है, 71% भाग जो है वह आपके क्या है? जलीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जलीय क्षेत्र है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और ये बड़ा महत्वपूर्ण 2015 का आपके क्या रहा है? प्रश्न रहा है। क्लियर? तो यहां पर पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है कि 29% जो है वो आपके पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का क्या है? प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आप जानते हैं कि वायुमंडलीय जो परतें हैं इनको हमने 5 भागों में बांटा है। वायुमंडल की जो परत है उनमें पहली जो परत जिसका हम अध्ययन करते हैं वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल को आप क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार बच्चा जान नहीं पाता तो उससे दिक्कतें आती है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो इकाई है वह है आपके समताप मंडल, और समताप जो मंडल है इसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो है वह आपके कौन सी बताइएगा? मध्य मंडल है, क्योंकि आपने पढ़ा है ये टॉपिक और आपको कई बार इसके बारे में बताया है। तो कौन सी है? मेसोस्फियर है। कौन सी है? मेसोस्फियर। चौथी जो है वह आपके आयन मंडल है और आयन मंडल को हम कहते हैं आयनोस्फियर, आयनोस्फियर कहते हैं। और 5वीं जो है वह आपके बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फियर कहते हैं। मंडल को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फियर कहते हैं। ये 5 परतें हैं, इनमें वो सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है। देखिएगा ये 5 परतें आपके सामने, एक बार देख लें। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर और बहिर्मंडल क्या है? एक्सोस्फियर। तो इनको पूछता है वो
तो इनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर बहिर्मंडल है, तो सबसे कम ऊंचाई मतलब जो सबसे निचले भाग में स्थित है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो यहाँ जो इन विकल्पों में पूछ रहा है सबसे निचली परत है, चारों विकल्प आपके सामने हैं, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? क्षोभ मंडल सही होगा। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर होना चाहिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं, बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन आपके रेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फिर भी इनको आपको हमें हल करते रहना चाहिए क्योंकि पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में समझना होगा कि सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। कि जो बहिर्जनिक भू आकृति बनती है, आप देखते हैं कि वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, उच्च पर्वतीय भाग, पठारी क्षेत्र, ढाल, ढलान, उन पर बनने वाली स्थलाकृति हैं कि बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। अब देखो 4 विकल्प हैं, एक तो है पटल विरूपण, दूसरा है अपक्षय, तीसरा है कार्बोनेशन और चौथा है अनाच्छादन। ठीक है ना? तो भाई सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, तो इसके लिए आपके कौन सी प्रक्रिया होती है? अनाच्छादन होती है। अब आप कहोगे साहब ये अनाच्छादन क्या है? देखो भाई, ये जो अनाच्छादन बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है कि क्या होता है कि जब अंतर्जात प्रक्रिया और बहिर्जात प्रक्रियाएं, ठीक है, या अपर्दन की प्रक्रिया, सॉरी अंतर्जात यहां तो नहीं कहेंगे, कि अपर्दन की प्रक्रिया और अपक्षय की प्रक्रिया जब साथ साथ होती है, कि जब जल बहकर जाए, हवा चले तो वो अपने साथ उड़ा कर लेकर जाए, जल बहा कर लेकर जाए, काट कर लेकर जाए, उसे अपर्दन कहते हैं। और जब अपने आप ही स्वतः ही अपने स्थान पर कोई चट्टानें टूट फूट जाती हैं, आपके रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण टूट फूट जाए, एक स्थान पर टूट जाए, वो अपक्षय होती है। तो जब अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। और इसी के कारण आपकी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, आपकी बाह्य स्थलाकृतियां बनती हैं, और उस प्रक्रिया को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। मित्रों, ये जो अनाच्छादन है ना, इस अनाच्छादन को इंग्लिश में हम कहते हैं डेन्यूडेशन, DENUDATION। क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं। कि जब अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो वो क्या कहलाती है? अनाच्छादन कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा, जो आपके आंसर होगा, वो क्या होगा? अनाच्छादन होगा। मित्रों, क्या होगा? अनाच्छादन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि जो जैव मंडल होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान नहीं देते, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रश्न आता है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। ठीक है, 4 विकल्प हैं: गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र और भू आकारिक चक्र। तो यहां पर बिल्कुल आपका सिंपल आंसर आपका होता है कि ये जो प्रक्रिया जो संयुक्त रूप से होती है जीव तथा पर्यावरण के मध्य, मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं उनके, और जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है जिसमें आपके वन वगैरह सब उपस्थित हैं, तो उनके मध्य जो प्रक्रिया होती है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये बिल्कुल इसका सही विकल्प है। चाहे वो आपके जीव जंतु हैं, चाहे वो आपके वनस्पति हैं, तो इनके बीच की जो प्रक्रिया होती है वह आपके क्या कहलाती है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है वो? कि वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल आंसर आता रहता है। ये प्रश्न 2015 का ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। तो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 2 सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा?
दो सही होगा इसका विकल्प, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है, वह आपके निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। कायांतरित आप जानते हैं, क्योंकि तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान होती है। दूसरी होती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरी कौन सी होती है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो बताओ कितने प्रकार की चट्टान हुई, तीन। और ये पूछा कि कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है, मतलब कायांतरित चट्टान नहीं है, ये प्रश्न है आपके। अब देखो, सबसे पहले ये जान लो, आग्नेय चट्टानों को आप इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस, IGNEOUS, यू स्पीक इन इंग्लिश, ये आपको ध्यान में रखना है। अवसादी को आप कहते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री कहते हैं, ओके, यू स्पीक इन इंग्लिश। और कायांतरित को आप कहते हैं मेटामॉर्फिक, METAMORPHIC कहते हैं, मेटामॉर्फिक। एंड वी डिवाइड द रॉक्स इन थ्री पार्ट, ठीक है। फर्स्ट इज द इग्नियस, सेकंड इज द सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज द मेटामॉर्फिक। कि हमने इन्हें तीन भागों में बांटा है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये ज्वालामुखी लावा से बनी होती है, कठोर होती है, ज्वालामुखी लावा से बनी होती हैं और कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अवसादी चट्टानें ये अवसाद या कीचड़ से बनी होती हैं और कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। और जब आपके आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों पर दबाव पड़ता है, इन दोनों पर दबाव पड़ता है, तो उस चट्टान का मूल स्वरूप बदल जाता है, वो कायांतरित होती है। आप कहोगे सब कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि डोलोमाइट पे दबाव पड़ा तो चूना पत्थर बना, चूना पत्थर पे दबाव पड़ा, बहुत अधिक दबाव पड़ा तो वो संगमरमर बना, बना कि नहीं बना? तो बताओ उसका रूप बदला कि नहीं बदला? अब देखिएगा, यहाँ विकल्पों की हम बात करते हैं। देखो, संगमरमर जो है वो किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। भाई चूना पत्थर पे दबाव पड़ा तो क्या बना? संगमरमर बना। ठीक है, और ये चीजें जो हैं ये भी सब रूपांतरित है, लेकिन चूना पत्थर यहाँ पर रूपांतरित नहीं है। क्या रूपांतरित नहीं है? चूना पत्थर। और वो यही पूछ रहा, कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं हम, तो चूना पत्थर पे भी और जाके अदर पे टिक कर देते हैं, कायांतरित सेल है नहीं है, नहीं पढ़ पाते। और जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसानी से। आप जानते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम में 3 घंटे जब या 1.5-2 घंटे का जो भी समय आपके एग्ज़ाम का होता है, उसमें जितना शांतिपूर्वक आप इस क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चनों को हल करते हैं तो स्वाभाविक है वो क्वेश्चन सही होता है, और जल्दबाजी करते हैं तो गलत होता है। तो यहाँ पे ये पूछा सेल नहीं है, संगमरमर रूपांतरित है, कायांतरित है, क्वार्टजाइट भी कायांतरित है, स्लेट भी कायांतरित है, लेकिन मित्रों चूना पत्थर कायांतरित नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो होगा वो एक होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? चूना पत्थर नहीं है, बाकी तीनों कायांतरित सेल हैं। और कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? 3 प्रकार की। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी लावा से निर्मित, कठोर होती हैं। अवसादी चट्टान अवसाद या कीचड़ से निर्मित होती है, कठोर नहीं होती है। और जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो वो दूसरे स्वरूप में बदल जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, उन्हें कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, वह आपके निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? 4 विकल्प हैं, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और घाना। देखो, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में है, घाना भी अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है, और चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पर ये जो महाद्वीप है वह है आपके उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ ये जो महाद्वीप है वह है आपके दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इधर ये जो महाद्वीप है ये है आपके अफ्रीका। देखिएगा, इनको भी आप ध्यान से देखते चलें क्योंकि इनकी जानकारी भी होना जरूरी है। इधर जो महाद्वीप है यह है आपके यूरोप, और इधर जो ये महाद्वीप है ये आपके कौन सा है मित्रों? एशिया है। और यहाँ जो महाद्वीप है
वो आपके कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिएगा आप, ये महाद्वीप है, ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है। ये महाद्वीप है। अब इन देशों की स्थिति के बारे में जाने तो देखिएगा, यहां दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इट इज द कंट्री ऑफ डायमंड, डू द प्रोडक्शन ऑफ द डायमंड। इधर ऑस्ट्रेलिया जो है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम और एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए, बॉक्साइट उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। यहीं अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है घाना, राजधानी अक्रा है इसकी। तो ये भी आपके तांबे के लिए जाना जाता है। लेकिन दुनिया में आज दक्षिण अमेरिका का बिल्कुल पश्चिम में एक देश स्थित है, चिली, यहां पर स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ये जो चिली है, ये तांबे के लिए जाना जाता है। इसे द कंट्री ऑफ कॉपर कहा जाता है, द कंट्री ऑफ कॉपर। एंड इट्स आल्सो लोकेटेड इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कि ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है चिली। रेखीय आकार है, बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह नजर आता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है और इसे तांबे का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबे का देश। और यहीं पर आपके चिली में आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा? अटाकामा या आटाकामा मरुस्थल है। यहां पर आपके तांबे की एक बड़ी खान स्थित है, चिक्विकमाटा। मैं ये नहीं कहता दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन ये बड़ी खानों में आती है चिक्विकमाटा, और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और चिली जो है तांबे के उत्पादन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन सभी देशों में आपका पहला स्थान रखता है, इन चारों देश जो विकल्प में दिए हुए हैं। और इसलिए चिली को विश्व के तांबे का देश कहते हैं। द मित्रों, द कंट्री ऑफ कॉपर कहते हैं। वी स्पीक द कंट्री ऑफ कॉपर, तांबे का देश कहते हैं। एंड इट्स आल्सो लोकेटेड इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है और बिल्कुल रेखीय देश है। इन लीनियर पैटर्न, आल्सो लोकेटेड इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कि लीनियर एक बिल्कुल सीधी रेखा में स्थित है। तो इसका सही विकल्प आपके क्या होगा? चिली होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे ही प्रश्न आते जा रहे हैं, इनके आंसर तुरंत आपको याद होते जा रहे होंगे और आपको इनको याद रखना है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्नि तांबा उत्पादक होगा? चिली होगा मित्रों। और इसे द कंट्री ऑफ कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? द कंट्री ऑफ कॉपर कहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधन से पूछा है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो सबसे पहले आता है यार, परंपरागत कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन से हैं। तो देखिएगा कि ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत होते हैं, ठीक है। इनको इंग्लिश में लिखते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है, कि वे स्रोत जो प्राचीनतम समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं, वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीनतम समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं वो परंपरागत हैं, और जिनका उपयोग आधुनिकतम समय में किया जा रहा है ऊर्जा संसाधन, वो कौन से होते हैं? गैर परंपरागत होते हैं, ठीक है। अब इनमें हम बात करें, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, ये सब के सब परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत में आपके आते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्योंकि इनका आधुनिकतम समय में हम उपयोग करने लगे हैं। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब के सब आपके कैसे हैं? गैर परंपरागत हैं।
ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन पहला विकल्प भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये कौन सा है? गैर परंपरागत। पूछ ले कि हाउ मेनी डिवाइडेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस, तो वी डिवाइड इन टू पार्ट, फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज द नॉन ट्रेडिशनल, कि एक परंपरागत और दूसरे कौन से? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, उपयोगिता के आधार पर। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत है, इसलिए यहां पर इसका विकल्प सही जो होगा कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा नहीं है। क्लियर? दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये कृषि से। और आप जानते हैं कि स्थानांतरित जो कृषि है, ट्रांसफर्ड जो एग्रीकल्चर है, उससे 100% क्वेश्चन आता है। आप इस कृषि को भारत में झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब देखिएगा कि सुमेलित नहीं है। मिल्पा मध्य अमेरिका में होती है, मैक्सिको में होती है, बिल्कुल सुमेलित है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, बिल्कुल असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ जो स्थानांतरित कृषि होती है ये होती है, बिल्कुल होती है उत्तर पूर्वी भारत में। रोका जो है आपके विकल्प है नंबर 3 रोका है, ये आपके ब्राज़ील में कही जाती है स्थानांतरित कृषि। लेकिन लदांग की जब बात आती है तो लदांग श्रीलंका में नहीं कही जाती, लदांग कहाँ कही जाती है? इंडोनेशिया में। तो इसका भी विकल्प आपके कौन सा सही होगा? नंबर 4 सही होगा। ठीक है, कि सुमेलित नहीं है, वो सुमेलित है नहीं पूछ रहा, सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है? लदांग नहीं है, और लदांग कहाँ कही जाती है? इंडोनेशिया। श्रीलंका में कोई पूछ ले तो श्रीलंका में ऐसी कृषि को चेना कहते हैं। श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेना कहते हैं। तो यहां पर ये विकल्प इसके सुमेलित नहीं है। मित्रों, ये जो कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, इसको आदिम निर्वहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम निर्वहन कृषि। और यह वह कृषि होती है जिसमें प्राचीनतम तौर तरीकों को अपनाया जाता है। आदिम निर्वहन कृषि यह वह कृषि होती है जिसमें प्राचीनतम तौर तरीकों को अपनाया जाता है। इट्स ए प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इट्स ए ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर, स्लेश एंड बर्निंग, इससे ही कर्तन और दहन भी कहा जाता है। कर्तन और दहन भी कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, स्लेश एंड बर्निंग, या हम कर्तन और दहन भी कहते हैं, आदिम निर्वहन भी कहते हैं। मित्रों, ये जो कृषि है ना, जो आदिम निर्वहन है, कर्तन और दहन है, स्थानांतरित है, ठीक है, इस कृषि को राजस्थान में वालरा कहते हैं। और वालरा भी 2 प्रकार का, एक दजिया और दूसरा चिमाता। दजिया वालरा वो होता है जो मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती है। चिमाता वह है जो पहाड़ी ढालों में की जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में इस कृषि को वत्रा भी कहते हैं। इस कृषि को क्या कहते हैं? वत्रा कहते हैं। इस कृषि को वत्रा कहते हैं। कहाँ कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, तो वालरा कितने प्रकार का हुआ? 2, एक दजिया और दूसरा चिमाता। जो मैदानी भागों में की जाती है वो दजिया वालरा, जो पहाड़ी ढालों में की जाती है वो चिमाता वालरा कहलाती है। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 8 हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, 4 विकल्प हैं, 2 बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कोडाईकनाल। ठीक है, अब देखिएगा ये दक्षिण भारत है। यहां पर आपकी पूर्वी घाट है। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। इधर आपके नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हुई मित्रों? नीलगिरी की पहाड़ी हुई, बड़ी महत्वपूर्ण बात। और इधर आपकी पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। और आप जानते हैं अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये आपके केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा बनाती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये है। अब देखिएगा
कि अन्नामलाई की पहाड़ी में अन्नाईमुडी स्थित है, अन्नाईमुडी स्थित है, ठीक है। और अन्नाईमुडी जो है इसकी औसत ऊंचाई है 2695 मीटर, अन्नाईमुडी की। वहीं नीलगिरी का एक ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है दोदो बेटा, दोदो बेटा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। और पूर्वी घाट का जो आपके यहां पर्वत शिखर दिया हुआ है महेंद्रगिरी, ये ओडिशा राज्य में है और इसकी औसत ऊंचाई है 1501 मीटर। अब देख लो इन तीनों में, देखो यहां पर अन्नामलाई का अन्नाईमुडी 2695 मीटर, इधर नीलगिरी का दोदो बेटा 2637 मीटर, इधर पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी 1501 मीटर। तो इन तीनों में सबसे अधिक ऊंचा कौन सा हुआ? अन्नाईमुडी हुआ। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर विकल्प नंबर 2 सही होगा, अन्नाईमुडी। और अन्नाईमुडी की औसत ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। मित्रों, अन्नामलाई का अर्थ होता है हाथियों की पहाड़ी और अन्नाईमुडी का अर्थ होता है हाथियों का बेटा। और यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। दोदो बेटा तमिलनाडु में है, आपके नीलगिरी की पहाड़ी में है 2637 मीटर ऊंचाई, अन्नामलाई की आपकी अन्नाईमुडी की 2695 मीटर ऊंचाई और महेंद्रगिरी की 1501 मीटर। तो इन विकल्पों में जो सही आंसर होगा वो अन्नाईमुडी होगा और ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? अब 4 विकल्प दिए हैं, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं, 2015 का प्रश्न, ठीक है। ओके, तो भारतीय राज्यों में आप जानते हैं कि भारतीय राज्यों की बात करें तो भारतीय राज्यों में सबसे पहले मानसून भारत में अरब सागर की ओर से आता है, केरल में प्रवेश करता है और केरल में इनके आने की अवधि 1 से 6 जून होती है, जबकि अन्य राज्यों में लेट आता है। और केरल को आप जानते हैं कि भारत के मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, द एंट्रेंस गेट ऑफ इंडियन मानसून, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा वो एक सही होगा कि केरल में। और केरल में मानसून के आने की अवधि कितनी है मित्रों? 1 से 6 जून है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। और केरल को भारत के मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? केरल से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी, आसानी से समझ में आ रही होगी। क्लियर। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन जो है वो देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? चारों विकल्प में बेंगलोर, सलेम, डोलबी और दुर्गापुर, ठीक है। ये देखिएगा इंडियन मैप है, यहां पर दुर्गापुर है। दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। इधर आपके डोलबी है और डोलबी कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इधर आपके सलेम है या सेलम है, सेलम या सलेम, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इनकी स्थितियां जरूर जान लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कहां किसकी क्या स्थिति है। इधर जो है वह आपके बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहां है? कर्नाटक में। ये 4 स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोहा इस्पात उद्योग ब्रिटेन की सहायता से कहां स्थापित किया गया? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन की सहायता से। सलेम में रंगीन स्टील बनाने का कारखाना है, लोहा इस्पाती है। इधर डोलबी महाराष्ट्र में भी लोहा इस्पात उद्योग है, जिंदल का भी यहीं पे है, डोलबी महाराष्ट्र में। रायचूर, डोलबी महाराष्ट्र में, यहां भी लोहा इस्पात उद्योग है। लेकिन बेंगलुरु में आप देखिएगा कि बेंगलुरु में यदि कोई उद्योग है तो वायुयान उद्योग है। कौन सा उद्योग है? वायुयान।
और जो भी इंडियन एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित संचालित है वायुयान उद्योग 1940 में स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। तो देखो यहां तीनों विकल्पों में लोहा इस्पात उद्योग है, लेकिन बेंगलुरु में नहीं है और कर्नाटक में है। तो यहां इसका सही विकल्प होगा बेंगलुरु। कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बेंगलुरु नहीं है। कौन सा नहीं है मित्रों? बेंगलुरु नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, इसका सही विकल्प 2015 का प्रश्न रहा है कि इसका कौन सा नहीं है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में है तो वायुयान उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग नहीं। कौन सा उद्योग है? वायुयान उद्योग, जो इंडियन एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा संचालित है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा, HAL हाल के द्वारा। वहां पर भारत का हाल ही में एक लड़ाकू विमान बनाया गया है तेजस, आपने सुना होगा, वो वहीं बनाया गया है। वहाँ यात्री विमान बनाए जाते हैं, लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। जबकि अन्य स्थान डोलवी महाराष्ट्र, सलेम तमिलनाडु और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात के केंद्र हैं, लोहा इस्पात के उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही होगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण आपके क्या हैं? प्रश्न हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपन चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह आपके 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात आती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात आती है। आप कहोगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन आता है भैया जनसंख्या घनत्व, विकल्प तो हम बाद में देखेंगे, जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो आप जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या उस स्थान का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, वहां रहने वाले लोगों की जो संख्या है ना, वो उस स्थान का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और आप जानते हैं कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, किसका जनसंख्या घनत्व? भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का 2011 का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व है। क्लियर? यहां विकल्प दिए हैं बिहार और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। ये 4 विकल्प हैं। आप जानते हैं कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106, इसके बाद है पश्चिम बंगाल का 1028 और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का है मित्रों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम। अब देखिएगा बिहार के साथ त्रिपुरा दिया हुआ है, तो त्रिपुरा का तो कम नहीं है, और वो अधिक और कम की बात कर रहा है। भाई इन विकल्पों में अधिक और कम। अब पश्चिम बंगाल का 1028 है और अरुणाचल का कितना है? 17। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वो कौन सा सही होगा? नंबर 2 सही होगा, कि पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उसने बिहार के साथ त्रिपुरा लिख दिया। यदि बिहार के साथ अरुणाचल लिखा होता तो विकल्प 1 सही होता, लेकिन यहां विकल्प कौन सा सही होगा? आपके नंबर 2 विकल्प सही होगा कि पश्चिम बंगाल का 1028, आपके अरुणाचल प्रदेश का 17 और बिहार सबसे अधिक है 1106 है। लेकिन यहां विकल्पों के आधार पर नंबर 2 विकल्प सही होगा। और आप जानते हैं कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का आप जानते हैं 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, आफ्टर द कहते हैं कि संशोधित आंकड़ों के बाद में। वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके भोराट का पठार स्थित है। कौन सा पठार? भोराट का पठार। अब आप जानते हैं कि भोराट का जो पठार है ये किस जिले में है? कि साहब उदयपुर में है। उदयपुर और राजसमंद के बॉर्डर पे है कि नहीं है भोराट का पठार? ठीक है, इसी पर आपके जरगा पर्वत शिखर स्थित है, जरगा पर्वत शिखर भी स्थित है। किस पठार पर? भोराट के पठार पर। ठीक है, तो ये 4 विकल्प आपके सामने है, रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य में। तो नाहरगढ़ तो जयपुर है। ठीक है,
और रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में है। वहीं अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य ये सिरोही में है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य और जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो यहाँ विकल्प इसका सही होगा 14, जो क्वेश्चन है इसका विकल्प 3 सही होगा कि भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित है और इसी पर जरगा पर्वत शिखर स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 1431 मीटर है। किस पर्वत शिखर की? जरगा की। और ये उदयपुर और राजसमंद जिले की सीमा पर स्थित है। आता उदयपुर जिले में भोराट का पठार। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही होगा? 3 नंबर विकल्प सही होगा कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित है। कौन सा पठार स्थित है बताइएगा? भोराट का पठार स्थित है। यहीं भोराट के पठार के आसपास सदैव हरा भरा भाग मिलता है, जिसे हम देश हरो कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? देश हरो। और यह भाग सदैव हरा भरा रहता है। यह भाग सदैव कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। भरा रहता है, यह आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम देश हरो कहते हैं। ठीक है, तो शब्दावली पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि देश हरो क्या है कि जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा भूभाग आपके क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है, जो भोराट के पठार के आसपास फैला हुआ है और ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हुआ? 3 सही हुआ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, टांका, टोबा, नाली। अब देखिएगा, खड़ीन बिल्कुल परंपरागत आपके जल संरक्षण की विधि है और खड़ीन शब्द का प्रयोग जैसलमेर रियासत में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। खड़ीन जो कृषि होती है ना वो। टांका भी आप जानते हैं पहाड़ों में जब ऊंचाई पर या पहाड़ी क्षेत्रों में आप जानते हैं जल संग्रहण किया जाता है, उसे टांका भी कहते हैं। टोबा भी है लेकिन नाली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कि नाली नहीं है। ठीक है ना? खड़ीन है, टांका है, टोबा है और घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहते हैं, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। और नाली जो है ये हमारे यहाँ पर परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो आपके 4 सही होगा। कौन सा सही होगा? 4 नंबर सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। ठीक है, टंगस्टन बिल्कुल डेगाना में होता है और डेगाना कहाँ पर है? नागौर जिले में। ये टंगस्टन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और टंगस्टन एक कठोर धातु है। टंगस्टन एक कैसी धातु है? कठोर धातु है। सीसा और जस्ता ये राजपुरा दरीवा में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और राजपुरा दरीवा आप जानते हैं कि ये राजसमंद और उदयपुर की सीमा पर स्थित है। तांबा सिंघाना में मिलता है। सिंघाना कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, अभ्रक जामसर में बिल्कुल नहीं, जामसर बीकानेर में है। और जामसर जो है ये जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जबकि अभ्रक जो है वो आपके अधिकांश है कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा में मिलता है। ठीक है, और भीलवाड़ा में जो इसके उत्पादक स्थान है अभ्रक के। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है और उत्पादक जो स्थान है उनमें है दांता, टूका, बनेड़ी और फूलिया। ये भीलवाड़ा जिले में है और ये अभ्रक के उत्पादक स्थान है। ये भी ध्यान में रखना है कि अभ्रक का उपयोग ईंट बनाने में होता है। अभ्रक की ईंट बनती है, विद्युत का कुचालक होता है और अभ्रक की ईंट पूरे देश में भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा वो 4 होगा। और जामसर ये बीकानेर में, यहाँ जिप्सम की खान स्थित है। जिप्सम का उत्पादन होता है जामसर में, अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा? अभ्रक होगा, कि सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं। टंगस्टन डेगाना में मिलता है, बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता राजपुरा दरीवा में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है मित्रों। तांबा सिंघाना झुंझुनू में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अभ्रक जामसर में नहीं मिलता। अभ्रक कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा। और अभ्रक की ईंट के लिए भी भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और अभ्रक आप जानते हैं ये विद्युत का कुचालक होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? ठीक है, डिडवाना, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं कि इनमें से
कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? यदि ये बात आपके पूछ ली जाए कि भैया ये चारों जो विकल्प दिए कि कहाँ रसायन का केंद्र नहीं है, तो देखो डिडवाना में है, ठीक है ना, डिडवाना सोडियम सल्फेट वर्क्स। कोटा में भी है, कोटा में भी रसायन बनते हैं, रासायनिक उद्योग है। अलवर में है, लेकिन सवाई माधोपुर में नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध रहा है, और वो भी सीमेंट फैक्ट्री लंबे समय से आपकी क्या पड़ी है? बंद पड़ी है, ठीक है ना। सवाई माधोपुर जो है, यहाँ पर रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी स्थित है, आप ये भी जानते हैं, लेकिन रासायनिक उद्योग नहीं है। डिडवाना में है, नागौर में है, कोटा में प्रॉपर शहर में है, अलवर में है, मोदी एल्केलाइंस के नाम से, कोटा में मोदी एल्केलाइंस के नाम से है, लेकिन सवाई माधोपुर में कोई भी रासायनिक उद्योग नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोटा में तो आप जानते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना है, श्री राम यूरिया फर्टिलाइजर्स का कारखाना है, वो रासायनिक उद्योग ही तो है। क्या है वो? सारे के सारे रासायनिक उद्योग हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में कोई भी रासायनिक उद्योग नहीं है। तो यहाँ विकल्प आपके इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके इस 2015 के एग्जाम का ये अंतिम क्वेश्चन है जो पूछा गया। 18 प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से, ध्यान में रखना, बड़ी महत्वपूर्ण। 18 से 19 और 20 तक भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में, कि 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर और जयपुर दौसा। अब देखिएगा, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की थी भारत वाले में, कि राजस्थान का स्वयं का जनसंख्या घनत्व 200 है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है। अब अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं उनमें एक तो जयपुर है, दूसरा भरतपुर है, ठीक है। कौन सा है? भरतपुर है, ठीक है, कि जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है और अलवर है। अब देखिएगा कि जयपुर जो है उसका है आपकी कितना? 595, भरतपुर का 503, दौसा का 476 और अलवर का आपके है 438 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व। अब देखो जयपुर और भरतपुर का है कि नहीं है, जबकि दौसा अलवर का कम है। अब यहां देख लो कि जयपुर और भरतपुर कहां है, तो विकल्प नंबर 3। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 3 सही होगा, कि जयपुर और भरतपुर जो है इन दोनों जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। जयपुर का 595 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो भरतपुर का 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति जरूर लिखना है यहाँ पर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कि 1 वर्ग किलोमीटर में जयपुर में 595 व्यक्ति निवास करते हैं और भरतपुर में कितने करते हैं? 503 करते हैं। इसके बाद में दौसा और कौन सा क्रम से? अलवर है। तो यहां पर जयपुर और भरतपुर इसका क्या होगा? सही विकल्प होगा। इस तरह के प्रश्न लेकर मैं आपके बीच क्या होता रहूंगा? उपस्थित होता रहूंगा और नई नई जानकारियां आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। अब अगले उसमें हम आपको लेकर आएंगे 2017 के रीट के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि उन प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे वह उनमें से एक दो क्वेश्चन आपके, या दो तीन क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस तरह से हम प्रश्न लेकर आपके बीच आते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन हम करते रहेंगे। और प्रयास परिवार जो है वो आपका हमेशा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।